हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 34 की शुरुआत में मुझे और टियानुंग से कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कहूंगी कि ये काम बहुत ही रिस्की है। टियानुंग कहती है कि तुम्हारा मसला पता है क्या है, कि तुम नियमों का पालन बड़ी सख्ती से करती हो, जिसके कारण न अब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है और ना ही घर। तुम 30 साल की हो गई हो लेकिन अभी भी एक यंग बॉस की बातों में आ गई हो। मुझे कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। टियानुंग कहती कि मेरी बात को गुस्सा नहीं करना, लेकिन तुमने जीटियन से ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, लेकिन लीगुंग और जीटियन एक जैसे नहीं हैं। लीगुंग तो नॉर्दर्न लाइट की तरह है जिससे मिलना मुश्किल है, और वो तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था, लेकिन तुमने उससे भी ब्रेकअप कर लिया और अब तुम लिंडो के साथ काम कर रही हो। ये सच है कि वो फनी इंसान है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारता है। मुझे कहती कि मेरे पास उसके साथ गुजारने के लिए कोई वक्त नहीं है, हम तो सिर्फ पार्टनर्स हैं। टियानुंग कहती कि तुम 30 साल की हो गई हो। मुझे को गुस्सा आ चुका होता तो वो कहने लगती है कि 30 साल का होने में क्या बुराई है, तुम मेरी तरफ से एक पूरा यूनिट खरीद लो या फिर एक पूरी फील्डिंग, मैं तुम्हारे इन सभी फैसलों के खिलाफ ही होंगी। टियानुंग मुझे से कहती कि तुम बहुत बदल गई हो, तुमसे शायद ये नहीं देखा जा रहा कि मेरा करियर बहुत ठीक से जा रहा है। मुझे कहती कि मैं नहीं बदली, तुम बदल गई हो, तुमने हर बात को अपनी अना का मसला बना लिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते मुझे कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि इसको मत खरीदो। टियानुंग इस कॉन्ट्रैक्ट को उठाती और खुद बाहर चली जाती है। मुझे अपने ऑफिस में बैठी होती है तो ये किसी सोच में गुम होती है। लिंडो इसको देख रहा होता है और फिर ये मुजियो का कैक्टस का प्लांट इसके पास लाकर रख देता है। मुजियो ये देखकर खुश होकर कहती है कि तुमने इसको बचा लिया। लिंडो इसको कहता है कि तुम आज खुश दिखाई नहीं दे रही हो, क्या बात है। मुजियो कहती है कि मेरी अपनी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है। लिंडा कहता है कि तुम्हारी लड़ाई अपनी दोस्त से क्यों हुई है, तो मुझे कहती कि मेरी दोस्त को लगता है कि मैं पागल हूँ कि मैंने इतनी अच्छी जॉब छोड़कर तुम्हारी एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर ली है। हमारी कंपनी के पास लोगों को हायर करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम सारे काम खुद ही करते हैं। लिंडा कहता है कि तुम्हारी दोस्त ठीक कह रही है, हम सिर्फ काम ही खुद नहीं करते बल्कि हम अपने खाने पीने रहने और आने जाने का खर्चा भी अपनी पॉकेट से देते हैं। मुझे कहती है कि मैंने किसी बॉस को अपने एम्प्लॉय को इस तरह से इनकरेज करते नहीं देखा। लिंडा कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे कहती कि ठीक है, फिर सच्चाई क्या है मुझे जाननी है। लिंडा कहता है कि तुम्हें वो नर्सरी याद है जहाँ हम आखिरी दफा गए थे, तो मुझे कहती कि हाँ। लिंडा कहता है कि वो नर्सरी हम खरीद लेंगे जब हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। मुझे कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि लीगोंग इसके लिए मान जाएगा, तो लिंडा कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मान जाएगा। अगले दिन मुजिया और लिंडा लीगोंग के पास इस नर्सरी को खरीदने का प्लान लेकर आए होते हैं। लीगोंग ये देखने के बाद कहता है कि मैं इसको नहीं खरीद रहा हूँ। लिंडा कहता है कि क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। लीगोंग कहता है कि जो तुम्हारी कंपनी का बिजनेस मॉडल है, अगर तुम उसी को फॉलो करते रहे तो तुम्हारे मुताबिक बीजिंग में लैंडस्केप का जितना भी काम दिखाई देगा वो जॉय लैंडस्केप का ही होगा, और फिर फ्यूचर में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम इस तरह की बहुत सारी नर्सरीज बड़े आराम से खरीद लोगे। लेकिन अगर तुम अभी इस नर्सरी को खरीद लोगे तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे इस नर्सरी की इंस्टॉलमेंट्स पे जाएंगे, और ऐसा करने से तुम्हारा पैसा और वक्त दोनों ही बर्बाद होगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। लिंडा कहता है कि अगर हमारे पास अपनी नर्सरी होगी तो हम वो सारे प्लांट्स उगा सकेंगे जो हमें चाहिए। लीगोंग कहता है कि हम तुम्हारी कंपनी में इसलिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारा बिजनेस मॉडल पसंद है, इसलिए नहीं कि तुम्हें प्लांट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है। मुझे कहती है कि हम तो आपके पास आपकी राय जानने के लिए आए थे, आप इन्वेस्टर हैं और आप हमसे ज्यादा बेहतर और बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। फिर ये दोनों जाने लगते हैं तो लीगोंग मुझे से कहता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए तुमसे बात कर सकता हूँ। मुझे कहती कि हाँ तुम कर सकते हो। लिंडा मुझे से कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। लीगोंग मुझे से कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी परवाह और ख्याल ना होता तो मैं कभी भी जॉय लैंडस्केप को इतनी अहमियत नहीं देता, और ना ही मैं अपना वक्त निकाल कर लिंडा की ये रिपोर्ट देखता। मुझे कहती कि मैं समझती हूँ। लीगोंग मुझे से कहता है कि मैंने पहले जॉय लैंडस्केप में सिर्फ अपने ग्रुप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जॉय लैंडस्केप तरक्की करे। मैं तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करूंगा जिसकी नियम इजाजत देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ख्वाबों को पूरा होता हुआ देखूं। मुझे लीगोंग को थैंक यू कहती है, और भी मुझे जब जाने लगती है तो लीगोंग इसको रोक कर कहता है कि तुम ये कर सकती हो, और फिर मुझे यहाँ से चली जाती है। आज जब टियानुंग और विनबिंग घर पर होते हैं तो विनबिंग के डैड भी आए होते हैं जो कि न्यूज देख रहे होते हैं। विनबिंग अपने डैड को बताता है कि जो यूनिट हमने खरीदा है आधे साल के अंदर ही
उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई है। डैड टियानोंग से कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी इस यूनिट को खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाता। टियानोंग कहती है कि इस फैसले का क्रेडिट मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये फैसला वेनबिंग का था। तो डैड खुश होते हुए वेनबिंग से कहते हैं कि तुम तो अपने डैड से भी आगे निकलते जा रहे हो। मूजो और लिंदा ये नर्सरी देखने के लिए आए होते तो लिंदा मूजो से कहता है कि अगर हमने ये नर्सरी नहीं खरीदी तो कोई और इसको खरीद लेगा। मूजो कहती है कि बिजनेस ऐसा ही है, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो हम नहीं करना चाहते लेकिन हमें करने पड़ते हैं। लिंदा कहता है कि लेकिन प्लांट्स को बड़े होने में टाइम लगता है, अगर बाद में हमारे पास पैसे आ भी गए तो हम फौरन से ही इन प्लांट्स को बड़ा नहीं कर सकते हैं। मूजो कहती है कि ये तो तुम ठीक कह रहे हो। लिंदा कहते है कि इसीलिए मैं इन प्लांट्स को खुद उगाना चाहता हूँ। लिंदा मूजो को यहाँ पड़ा एक फ्लावर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगी। मूजो इसको देखे जा रही होती है, फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह मूजो लिंदा से कह रही होती है कि हमें ये नर्सरी नहीं खरीदनी चाहिए। तो लिंदा कहता है कि तुमने अब अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया है, कल तो तुमने कहा था कि प्लांट्स भी जिंदा होते हैं। मूजो कहती है कि हाँ मैंने ये बात कही थी लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि हमें ये नर्सरी खरीद लेनी चाहिए। लिंदा कहता है कि मेरे भी अपने प्लान्स हैं, हम ये नर्सरी खरीदने के बाद अपने मॉडल को अपग्रेड कर देंगे। तो मूजो कहती है कि उससे पहले हमें बजट के अंदर रहकर सरवाइव भी तो करना है और लीगोंग ने जो हमें मशवरा दिया है वो बिल्कुल ठीक है। लिंदा कहता है कि उसकी अपनी सोच है और मेरी अपनी, और वैसे भी इस कंपनी का सीईओ मैं हूँ तो मैं ही फैसला करूंगा कि मुझे ये खरीदनी है या नहीं। मूजो कहती है कि कानून के मुताबिक अगर मैं नर्सरी खरीदने के लिए नहीं मानूंगी तो तुम नहीं खरीद सकते हो। वेनबिंग मूजो को कॉल करता है, कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और टियानोंग की लड़ाई हुई है, लेकिन जो खबर मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम्हारा सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। मूजो कहती है कि ऐसी क्या खबर है। तो वेनबिंग मूजो को बताता है कि मैं और टियानोंग मॉम डैड बनने वाले हैं, और ये सुनते ही मूजो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इस बात पर मैं टियानोंग को माफ करती हूँ। तो साथ ही टियानोंग भी मूजो से कहने लगती कि मैंने भी तुम्हें माफ किया। वेनबिंग ने मूजो को घर पर बुलाया होता है। जब मूजो घर पर पहुंचती है तो ये इससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वेनबिंग इसको बताता है कि हम हॉस्पिटल गए थे और टियानोंग को पता चला है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसी वजह से वो बहुत अपसेट है। मूजो टियानोंग के पास जाती है तो टियानोंग रोते हुए कहने लगती है कि पहले मुझे घर चाहिए था, मैंने घर खरीदने के लिए बहुत मेहनत की, पैसे बचाए और अब मेरा जिन लोग बे में घर है, लेकिन अब मुझे सिर्फ मेरा बेबी चाहिए। ये रोने लग जाती तो मूजो इसको कह रही होती है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, और इसको गले लगा देती है। आज जब टियानोंग अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ बैठी होती है तो एक औरत बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने भी अपना पूरा यूनिट खरीदा है। तो टियानोंग कहती है कि मैंने वो यूनिट ऐसे खरीद लिया था, अब मैं उसको बेचना चाह रही हूँ, अगर आप लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको घर दिखा सकती हूँ। और फिर ये सभी औरतें टियानोंग के साथ इस यूनिट में जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो देखने के लिए आ जाती हैं। इन औरतों को ये घर बहुत पसंद आते हैं। टियानोंग अब घर पे आने के बाद वेनबिंग से कह रही होती है कि हमने इन घरों से बहुत मुनाफा कमा लिया है, अब हमें इन्हें बेच देना चाहिए, क्योंकि कर्जा लेने के लिए हमने अपने इस घर के पेपर्स बैंक में रखवाए हुए हैं, तो मैं मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वेनबिंग कहते हैं कि सिर्फ आखिरी दफा मुझ पर भरोसा कर लो, जब कीमतें इसे दुगनी हो जाएंगी तो अब हम बेच देंगे घर। टियानोंग कहती है कि ये घर मैंने शादी से पहले खरीदा था, इसीलिए मैं जो चाहूंगी वही होगा, तुम सिर्फ मैरिटल प्रॉपर्टी के इंचार्ज हो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें जो भी लोन है वो खुद ही अदा करना होगा, और फिर बाद में मेरे पास पैसे मांगने के लिए नहीं आना। ये कहकर टियानोंग यहाँ से चली जाती है। मुझे लिंदा पर गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने नर्सरी खरीद ली है। लिंदा कहता है कि मैं सीईओ हूँ, इसलिए फैसला करने का इख्तियार भी मेरे पास ही है। मूजो कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ और मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए सू भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे नर्सरी खरीदने से पहले नहीं बताया। लिंदा कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मुझे उसको कह रही होती कि बिजनेस इस तरह नहीं चलते हैं, अगर हमने अपने पिछले मॉडल के मुताबिक काम नहीं किया तो लीगोंग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि फिर तुम्हारी कंपनी के साथ क्या होगा। लिंदा कहता है कि मैंने भी तो तुमसे कहा है ना कि मैं अपने पुराने मॉडल को अपग्रेड करने वाला हूँ, और ऐसा करके फ्यूचर में हमारे पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। मूजो कहती है कि सबसे पहले तो हमें सरवाइव करना है, और तुमने सोचा कि तुम्हारे जज्बाती फैसले से उन वर्कर्स के साथ क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि कंपनी के पास पैसे न होने की वजह से उनकी नौकरी चली गई है, और बॉस होने के नाते तुम्हें हर चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। लिंदा कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं कितने पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे नर्सरीज बहुत अच्छी लगती हैं और इस दुनिया को ग्रीन बनाना ही मेरी इस कंपनी का भी मकसद है, और मुझे लगा था कि तुम मुझे समझती हो। मुझे कहती कि तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि अब हम क्या करेंगे। मुझे गुस्से में इसको ये पेपर्स देती है, जिसको देखने के बाद लिंदा खुद भी चौंक जाता है। मुझे कहती है कि अगले महीने हमने फंड्स वापस करने हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज को पे कैसे देंगे।
अगले दिन लिंदा जब काम पर आता तो मोजा से कहती है कि क्या तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट मिली? तो लिंदा कहती है कि मैं सुबह से कई इन्वेस्टर से मिल चुका हूँ लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही है। अब एक आखिरी इन्वेस्टर बचा है जिससे मुझे मिलने जाना है। तो मोजा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। साथ ही लिंदा को डॉन ग्रुप की तरफ से मैसेज आ जाता है तो ये लीगोंग से मिलने के लिए आ जाता है। लीगोंग इसे कहता है कि मोजा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? तो लिंदा कहता है कि ये मसला मैंने खड़ा किया है तो इसको हल भी मैं ही करूंगा। लीगोंग कहता है कि ये तो तुम ठीक कह रहे हो। लिंदा लीगोंग से कहता है कि डॉन ग्रुप एक बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है। तुम एक बड़े बिजनेस के सरवाइव करने का एक्सपीरियंस और मेथड मेरे स्टार्टअप बिजनेस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। लीगोंग कहते हैं कि तुम पहले शख्स हो जो मेरे साथ मेथड्स के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मोजा के बगैर तुम जितना मर्जी छोटी बोट पर बैठकर चिल्लाओ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। लिंदा कहता है कि मैं हर हाल में यही कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज उस बड़े शिप पर बैठे हुए लोगों को सुनाई दे। लीगोंग की बात सुनकर हंसने लगता है। कहता है कि जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था तो मुझे लगता था कि हर मसले का हल पैशन होता है, लेकिन तजुर्बा हासिल करने के बाद मुझे पता चला कि कुछ मामलों में आपको शांत रहने की भी जरूरत होती है। लिंदा कहते हैं कि नर्सरी खरीदने से न सिर्फ हमारे कस्टमर्स की जरूरत पूरी होगी बल्कि इससे किसानों को भी बहुत फायदा होगा। मैंने हिसाब लगाया कि आने वाले 4-5 साल में हम पर एकड़ 3,30,000 यौन का मुनाफा कमाएंगे। ये हमारे और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद सौदा है। मैं जानता हूँ कि आपके और डॉन ग्रुप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन जॉय लैंडस्केप के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लीगोंग कहते हैं कि तुम्हारा ये काम करने का कारण तो बहुत ही इम्प्रेस करने वाला है, लेकिन नियम तो नियम होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। लीगोंग लिंदा से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि स्टार्टअप बिजनेस इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मार्केट को देखकर सही फैसले नहीं करते हैं। लिंदा कहता है कि जॉय लैंडस्केप अभी खत्म नहीं हुआ है। लीगोंग कहते हैं कि ये बात इस पर डिपेंड करती है कि तुम कब गिव अप करोगे। तो लिंदा कहते हैं कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। लीगोंग कहते हैं कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, अगर तुम्हारे साथ मुझे नहीं होती तो तुम्हें तीसरे राउंड में इन्वेस्टमेंट ना मिलती और फिर जिसके कारण तुम कभी ये नर्सरी भी नहीं खरीद पाते। क्या अब तुम मुझे समझ सकते हो? लिंदा लीगोंग से कहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे और मैं पार्टनर्स हैं और हम इन हालात का मिलकर मुकाबला करेंगे और हार को नहीं मानेंगे। ये कहकर लिंदा यहाँ से चला जाता है। आज जब मुझे काम पर आती तो लिंदा इसके पास आता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ है। मुझे कहती है कि जो हमारे साथ कंपनी शुरू हुई थी वो इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनने के बाद लिंदा भी परेशान हो जाता है। मुझे से पूछता है कि अगर हमारी भी कंपनी फेल होगी तो हम क्या करेंगे। मुझे कहती है कि हमारी कंपनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर पर आने के बाद मुझे ये सोच रही होती है कि इसके पास जितनी भी सेविंग्स है ये कंपनी को बचाने के लिए उसको इस्तेमाल करेगी। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 34 खत्म हो जाती है।